अपन पढ़ेंगे आज टोटल हिप रिप्लेसमेंट। इसके पहले की वीडियो में अपने देखा था कि टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या होता है। तो ये उसके अंदर कुछ रिप्लेसमेंट है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो इसके अंदर अपन इसके इंडिकेशंस देखेंगे एंड कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, इसका प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरह से अपन करते हैं। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट में हो है यहाँ पर फीमर का जो हेड है और जो एसिटाबुलम है, इन दोनों को रिप्लेस किया जाता है प्रोस्थेसिस के साथ। अपन जो आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स इसके अंदर यूज़ करते हैं उसको अपन कहते हैं प्रोस्थेसिस। तो यहाँ पर एसिटाबुलम है और यहाँ पे हेड ऑफ द फीमर है, ठीक है। तो आर रिप्लेस्ड विथ आर्टिफिशियल कंपोनेंट, अपन आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे। ये जो दिख रहा है ऐसे अंदर लाइन वाला, ये है आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे एसिटाबुलम है, तो एसिटाबुलम के अंदर क्या क्या यूज़ होगा, एक तो होगा कप और एक होगा हेड। जो कप होता है ना वो हाई डेंसिटी पॉलीयूथैलेन का बना हुआ होता है, और जो हेड है ये स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ पार्ट होता है, प्रोसेस इज मेड ऑफ मेटल एलोई का ये मिलकर बना हुआ होता है। ये दोनों किस किस से मिलकर बने हुए हैं वो यहाँ पर है। एसिटाबुला कप ये होता है और जो ये हेड है वो ये वाला हेड होता है, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आर फिक्स्ड इन प्लेस्ड विथ और विदाउट बोन सीमेंट। अपन ने पहले बात किया था कि इसको अपन दो तरह से कर सकते हैं, एक तो सीमेंटेड और अनसीमेंटेड। सीमेंटेड अपन कर देंगे एल्डर पर्सन में और अनसीमेंटेड अपन करेंगे यंगर पीपुल्स में, क्योंकि यंगर पीपुल्स में अपन दोबारा फिर से सर्जरी कर सकते हैं इस जॉइंट की, इसलिए अपन इसमें कर सकते हैं अनसीमेंटेड, ठीक है। तो अपन इसको फिक्स कर देंगे इन प्रोस्थेसिस को इस जॉइंट के बोन्स के अंदर। तो अपन इसको कहते हैं हाईली डिमांडिंग ऑपरेशन होता है ये एक। तो क्योंकि ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है रिप्लेसमेंट की, इसलिए हाईली डिमांडिंग ऑपरेशन है। अब यहाँ पर इसके बाद आते हैं इसके इंडिकेशंस। तो इंडिकेशंस में क्या है ना, ओवरऑल इंडिकेशन ऑफ टोटल हिप रिप्लेसमेंट इज, अपन किस कंडीशन में करेंगे हिप रिप्लेसमेंट, वो है आर्थराइटिस। अगर उसको काफ़ी सीवियर आर्थराइटिस है हिप में तो उस जगह पे करेंगे, या फिर सीवियरली इफेक्टिंग पेशेंट फंक्शन, और उसके फंक्शन कुछ ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ज़्यादा मूवमेंट कर नहीं पा रहा, उसको काफ़ी पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन टोटल हिप रिप्लेसमेंट करेंगे। रिजल्ट वैरायटी ऑफ रीज़न, इसके और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे रिथोमेटोड आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस इसके एग्जाम्पल है कि किस किस कंडीशन में अपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जब भी अपन सर्जरी करते हैं तो अपन को डायरेक्ट सर्जरी नहीं करनी चाहिए, मतलब उसके पहले अपन को नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट अपन को करवाना चाहिए। जैसे दवाई अपन ट्रीटमेंट में ले ली, ड्रग्स वगैरह ले ली, कोई एक्सरसाइज कर ली, या फिर प्रिवेंशन किया अपन किसी भी तरह के, तो अपन को पहले वो करवाना चाहिए। डायरेक्ट अपन को जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अपन को कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे डिसलोकेशन हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कंडीशन में अपन को देखने को मिलता है। और रिप्लेसमेंट को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। और अपन इसके अंदर चूज़ करते हैं तो अपन सीमेंटेड करवा सकते हैं और अनसीमेंटेड करवा दें, ये अपन ने डिस्कस कर लिया अभी। फिर यहाँ पर आते हैं उसके बाद इसके कॉम्प्लिकेशंस को। तो कॉम्प्लिकेशन में 7 या 8 कॉम्प्लिकेशंस है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है अपन को, अपन रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाएंगे तो, या फिर नर्व पाल्सिस अपन को देखने को मिल सकती है, फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, डिसलोकेशन देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है अपन को, हेटेरोट्रोपिक्स बोन फॉर्मेशन हो जाते हैं वहाँ पर किसी किसी कंडीशन में। उसके बाद वेस्कुलर इंजरीज, हाँ ये सब अपन को देखने को मिल सकती है, इंजरीज हो जाती है वेस्कुलर इंजरीज। तो अपन पहला बात करते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस अपन को क्यों हो रहा है, जब अपन सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, अपन प्रोस्थेसिस लगा रहे हैं, तो अगर उस टाइम पे कोई अनएडवेंटेड मैनिपुलेशन हो जाता है, क्योंकि किसी और एरिया पे कुछ चला जाए या फिर कुछ भी उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन हो जाए, तो उस कारण से अपन हो सकता है थाई ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम। उसके बाद एक और हो सकता है वीनस स्टेसिस इन द लिम्ब ड्यू टू इमोबिलिटी, तो इस कारण से अपन को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो इसके अंदर इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ट्रीटमेंट अपन करवाएंगे फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू एंड बाय मैकेनिकल। तो अपन फार्माकोलॉजिकली में क्या करवाएंगे, अपन उसको हेपेरिंग्स देंगे या फिर कोई डेरिवेटिव्स देंगे इसका, जिसके कारण मतलब ड्रग्स वगैरह देंगे, जिसके थ्रू अपन इसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। और बाय मैकेनिकल अपन इसको एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे लेग्स की,
और कंप्रेशन गारमेंट्स अपन उसको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद है एलिवेशन ऑफ द लेग्स एक्सेट्रा, ये सब मैकेनिकल है। तो इस तरह से अपन ट्रीटमेंट करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। उसके बाद सेकंड आता है नर्व पाल्सिस। तो इसके अंदर है ये रिलेटिवली इनफ्रेवियंट होती है। इसके अंदर जो सciatic नर्व है उसकी इंजरीज अपन को देखने को मिल सकती है। सबसे ज़्यादा यही इफेक्टेड होती है क्योंकि अपन को लेग्स में देखने को मिलती है नर्व, सciatic नर्व। तो इसके अंदर क्या होता है ना, पर्टिकुलरली प्रोसीजर रिक्वायरिंग कॉम्प्लेक्स हिप रिकंस्ट्रक्शन। जब अपन हिप रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं ना तो उस प्रोसेस के दौरान ये जो सciatic नर्व है ये इंजर्ड हो सकती है। उसके बाद आता है वेस्कुलर इंजरी, ये काफ़ी अनकॉमन है और ये किसी टेक्निकल रीजंस के कारण अपन को देखने को मिल सकती है। उसके बाद है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन तो अपन को पता है कि इन्फेक्शन तो कहीं भी अपन को देखने को मिल सकता है। अपन ओपन कट करेंगे तो इन्फेक्शन किसी के थ्रू अंदर जा सकता है। अपन प्रोस्थेसिस लगा रहे हैं उसके थ्रू अंदर जा सकता है, ब्लड में इन्वॉल्व होकर पूरी बॉडी में फैल सकता है। तो इन्फेक्शन मोस्ट सीरियस कंडीशन होती है ये एक, तो अपन को उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब फिर इसके आगे आता है हेटेरोट्रोपिक्स बोन फॉर्मेशन। न्यू बोन फॉर्मेशन अपन इसको कह सकते हैं अराउंड द कंपोनेंट, जो अपन ने कंपोनेंट्स लगाए ना उसके अराउंड में अकर्स इन सम केसेस सच एस एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस एंड रिजल्ट डिक्रीज ROM ऑफ जॉइंट। तो न्यूबॉर्न फॉर्मेशन हो जाएगा तो उस कारण से अपन को ये होगा कि उसके जो जॉइंट्स के जो मूवमेंट्स है, रेंज ऑफ मोशन इसकी फुल फॉर्म में, तो वो रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद है डिसलोकेशन, कि डिसलोकेशन क्यों हो रहा है वहाँ पर। डिसलोकेशन ऑफ आर्टिफिशियल हिप जॉइंट बिटवीन 1 to 8% में अपन को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरली ड्यू टू, ये किस कारण से अपन को देखने को मिल सकता है, माल पोजिशनिंग ऑफ द लिम्ब की माल पोजिशन के कारण ड्यूरिंग अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, उस टाइम अपन को देखने को मिलेगी। उसके बाद है माल पोजिशन ऑफ द रिप्लेस्ड कंपोनेंट्स, रिप्लेस जो कंपोनेंट्स है उसकी माल पोजिशन के कारण अपन को देखने को मिल सकता है। लूजनिंग ऑफ द कंपोनेंट्स, अगर जो अपन ने जो कंपोनेंट्स लगाए वो लूज हो गए तो इस सब के कारण से अपन को डिसलोकेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद है फ्रैक्चर अकर्स ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ द प्रोस्थेसिस। अपन जब प्रोस्थेसिस दे रहे हैं उसके इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के दौरान मेनली ऑन द फीमोरल साइड लेट ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जो फीमोरल साइड है और जो लेटर ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण अपन को वहाँ पर फ्रैक्चर हो सकता है। यूजुअली अकर्स जस्ट डिस्टल टू द टिप ऑफ द फीमोरल स्टिम, इस तरह से वहाँ पर हो सकता है। तो इसका अपन ट्रीटमेंट किस तरह से करवाएंगे, डिपेंड्स अपॉन द साइड एंड टाइप ऑफ फ्रैक्चर। अपन देखेंगे कि किस साइड पर जो फ्रैक्चर हुआ है या फिर जो फ्रैक्चर है वो उसका कौन सा टाइप से, ओब्लिक है, ट्रांसवर्स है, स्पाइनल है, तो अपन वो सब देख के इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये था अपना टोटल हिप रिप्लेसमेंट। इसमें अपन ने देख लिया कि दोनों साइड के एसिटाबोलम और जो फीमर का हेड है इन दोनों को रिप्लेस कर दिया जाएगा। आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको अपन बाइपोलर कह सकते हैं। तो यहाँ आउटर प्लास्टिक है, इनर हेड है, इस तरह का टाइप है ये फ्रैक्चर का हिप वाला। तो यहाँ पर क्या अपन एसिटाबुलम कप लगा रहे हैं, हेड लगा रहे हैं, नेक एंड स्टिम अपन लगा रहे हैं, तो इसके थ्रू अपन इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर नीचे अपन इसको सीमेंटेड कर सकते हैं और अनसीमेंटेड प्रोस्थेसिस लगा के भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे सीमेंटेड है, ये वाला सीमेंटेड प्रोस्थेसिस है, और यहाँ पे प्लेस्ड विथ ओनली फिट ओनली फ्लेक्स्ड विथ स्विजर्स, तो ये वाला है अनसीमेंटेड। अगर अपन चाहें तो इसको खोल के दोबारा भी सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इस कंडीशन में अपन दोबारा नहीं कर पाते, इसलिए अपन जो ओल्ड जो पर्सन्स होते हैं ना उसमें ज़्यादा करते हैं, और ये इनको अपन जो यंग पर्सन है, एडल्ट है, जो उनमें करने की कोशिश करते हैं। तो ये था अपना टोटल हिप रिप्लेसमेंट।